हेलो एवरीवन। वेल, पिछले वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे और उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन कर लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं नए चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 8। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द मैथमेटिकल असम्पशंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। मैथमेटिकल असम्पशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का दिया था वो सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? मैक्सवेल ने। लेकिन एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन अगर कोई पूछे कि एक्सपेरिमेंटली सबसे पहले किसने प्रूव करके बताया, तो हमेशा बोलना हर्ट्ज ने। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द रेज यूज्ड एज सिग्नल इन फॉग आर। फॉग में सिग्नल भेजने के लिए वैसे यूजुअली हम लोग विजिबल लाइट यूज करते हैं, ग्रीन लाइट, रेड लाइट। लेकिन जब फॉग होता है ना, तो फॉग में क्या होता है, विजिबल लाइट वाले जो सिग्नल होते हैं, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, वो फॉग को क्रॉस नहीं कर पाते, राइट? वो फॉग को क्रॉस नहीं कर पाते, तो इसलिए वहां पर हम लोगों को एक ऐसे सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है जो फॉग को क्रॉस कर जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग जो लाइट यूज करते हैं दैट इज इंफ्रारेड लाइट। क्लियर? इंफ्रारेड लाइट की क्वालिटी होती है कि वो फॉग को क्रॉस करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली, अभी मैंने बोला था एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन फर्स्ट किसने दिया था? हर्ट्ज ने। तो राइट आंसर वुड बी हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम इज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम, सीधा सीधा हम लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो C is equal to 1/√ε0 म्यू नॉट। दिस इज द फॉर्मूला, है ना? तो द राइट आंसर वुड बी दिस इज द राइट आंसर। स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग C से भी डिनोट कर सकते हैं या V से भी कर सकते हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओजोनोस्फीयर एब्जॉर्ब्स द। भैया ओजोनोस्फीयर एनवायरमेंट में जो होता है तो हमको मालूम है वो हमारी रक्षा करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, है ना? क्योंकि सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है उनको ओजोनोस्फीयर क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वही पूछ रहा है, तो ओजोनोस्फीयर एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वेव्स यूज्ड इन टेलीविजन नेटवर्क। भैया सब पढ़ा चुका हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, उसमें बताया था टीवी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? रेडियो वेव्स यूज करते हैं, है ना? अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हमारे सामने अगला छोटा सा चैप्टर है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन है। द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज। भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैंने बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से बनती थी, और उनके ऑसिलेशन जो होते थे वो इस टाइप के होते थे, अगर आपको पता होगा, है ना? इसमें मैंने बताया था ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन इसके परपेंडिकुलर होते थे, लाइक दिस, राइट? ये बताया था मैंने आपको, ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन ऐसे होते थे, मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन ऐसे, दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में होते थे। सीन क्लियर है सभी को? बता चुका हूं डेफिनेशन में, राइट? तो चूंकि यहाँ पर जो ऑसिलेशन हो रहे हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये ट्रांसवर्स वेव्स है। क्लियर? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस टाइप की वेव है? ट्रांसवर्स वेव। तो इसीलिए बोल रहा है द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज ट्रांसवर्स वेव्स। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अ फिल इन द ब्लैंक्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो पढ़ा था हम लोगों ने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और साउंड वेव में डिफरेंस याद करो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ये क्वालिटी होती है कि इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जाती है, राइट? तो वही बोल रहे हैं मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला कह रहा है इन अर्थ एटमॉस्फेयर फिल इन द ब्लैंक्स इज अबव द मीसोस्फीयर। भैया अपन ने ये पढ़ा है, ये जैसे ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ ये एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर को अलग अलग लेयर्स में बांटा गया है। उसके लिए मैंने कोड वर्ड बताया था आपको, आइमोस्ट। टी बोले तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ओजोनोस्फियर, मीसोस्फियर, आइनोस्फियर। तो कह रहा है इन अर्थ एटमॉस्फेयर फिल इन द ब्लैंक्स इज अबव द मीसोस्फियर। मीसोस्फियर के अबव कौन है? आइनोस्फियर। तो राइट आंसर वुड बी आइनोस्फियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द टाइम पीरियड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है वो 24 आवर्स, राइट? याद रखना, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं वो चारों तरफ चक्कर लगा लेते हैं अर्थ के, है ना, 24 घंटे में, इसलिए उनका टाइम पीरियड 24 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑप्टिकल वेव्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ऑप्टिकल वेव्स कैरियर वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स को ही बोला जाता है एक्चुअली ऑप्टिकल वेव्स। और रेडियो वेव्स की पढ़ी थी हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी 10 to the power 14 हर्ट्ज, 10 to the power 9 to 10 to the power 14 हर्ट्ज। याद आ रहा है सबकी? तो ये 10 to the power 14 हर्ट्ज याद रखना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे की कहानी हमारी जो आती है नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है उसका कारण समझे। हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड बाय द
ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। एक्सेलरेटिंग मतलब जिसकी स्पीड में चेंजेस हो, या तो बढ़े या घटे। कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट नहीं होंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होने के लिए जरूरी है चार्ज मस्ट बी एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेशन पढ़ा था ना 11th में, चेंज इन वेलोसिटी, राइट? क्लियर? एक्सेलरेटिंग चार्ज होना चाहिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चार्ज अगर मूव कर रहा होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस नहीं होंगी। तो यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो फॉल्स हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। For the diffraction of electromagnetic wave, the size of the obstruction should be of the same order of the, हाँ पढ़ा है भैया डिफ्रैक्शन का फिनोमेना में, है ना? ऑब्स्टिकल का जो साइज होना चाहिए दैट शुड बी द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव, तभी डिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है, अदरवाइज नहीं होता। या दिस इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रॉपर्टीज पढ़े थे हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से पास किया जाता था तो वो विदाउट एनी डेविएशन सीधी निकल जाती थी, राइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से पास किया जाता था तो वो विदाउट एनी डेविएशन सीधी निकल जाती थी। और यहाँ पर वो मुझसे कह रहा है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो फॉल्स हो जाएगा हमारा ये आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ट्रांसपेरेंट फॉर विजिबल लाइट। हाँ ठीक है, बोल सकते हैं कि सन से जो विजिबल लाइट है वो हम तक आती है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के लिए वो क्या हुआ, ट्रांसपेरेंट हुआ, पास हो जाती है। हालांकि काफी हद तक एब्सॉर्ब भी होती है एनवायरमेंट में, पर हम बोल सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट, राइट? ट्रू। आगे बढ़ते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ गामा रेज इज मैक्सिमम अमॉन्ग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। द फ्रीक्वेंसी ऑफ गामा रेज इज मैक्सिमम। भैया हमने फ्रीक्वेंसी वगैरह याद नहीं की थी, हमने वेवलेंथ याद की थी, याद है? ऑर्डर याद किया था, ऑर्डर। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड लाइट, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, राइट? तो मैंने आपको बताया था वेवलेंथ के असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो 0.001 से 1 एंगस्ट्रॉम, 1 से 100 एंगस्ट्रॉम, 100 से 4000 एंगस्ट्रॉम, याद है? मुझे मालूम है गामा रेडिएशंस की वेवलेंथ सबसे कम होती है, और मैंने रिलेशन भी पढ़ा है न्यू बराबर C/λ। क्योंकि गामा रेडिएशंस की वेवलेंथ सबसे कम होती है, इस वजह से उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। गामा रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, और वो यही तो बोल रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ गामा रेज इज मैक्सिमम अमॉन्ग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसमें गामा रेज की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। तो यार ट्रू। क्यों मैक्सिमम है? क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद हमारे सामने मैचिंग, जोड़ी मिलाओ। तो सबसे पहला देखते हैं इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज की अगर हम लोग बात करें तो इंफ्रारेड रेज फोटोग्राफी करते हैं। इंफ्रारेड रेज फोटोग्राफी इन डार्क टू, क्लियर है? नाइट फोटोग्राफी में आपने पढ़ा था इसका यूज, है ना? तो वही हो गया। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो बेसिक था, किसने आधार दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में? हर्ट्ज ने बताया था एक्सपेरिमेंटली इस बात को, तो ये हर्ट्ज हो जाएगा। इसके बाद अगली बात आती है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की अगर हम लोग बात करें तो विजिबल लाइट हम लोगों ने पढ़ा था, ऑर्डर पढ़ा था, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ होता था वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7900 एंगस्ट्रॉम होता था। अब अगर एंगस्ट्रॉम को हटा के 10⁻⁻10 करेंगे और सॉल्व करेंगे इसे, तो 4 × 10⁻⁷ आ जाएगा। तो इसकी जो रेंज होती है वेवलेंथ, रेंज फ्रॉम 4 × 10⁻⁷ टू 7.8 × 10⁻⁷ मीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर, विजिबल लाइट, राइट? उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे आप लोग। चौथे पॉइंट में आते हैं हम लोग, वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव्स। वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव्स की भी वेवलेंथ हम लोग इसी तरीके से निकाल लेंगे। ये आंसर आएगा इसका माइक्रोवेव्स का। माइक्रोवेव्स याद है ना? माइक्रोवेव्स की जो वेवलेंथ होती थी, अगर आपको याद हो तो 10⁻⁷ एंगस्ट्रॉम से 10⁻⁹ एंगस्ट्रॉम। देखो 10⁻⁷ एंगस्ट्रॉम से 10⁻⁹ एंगस्ट्रॉम इसकी वेवलेंथ हुआ करती थी। तो इसको थोड़ा सा देखो जरा, 10⁻⁷ एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻⁻10 ही तो होता है। और यहाँ पर देखो 10⁹ एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻⁻7 सॉल्व करो, बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। 7 - 10 -3, तो 10⁻⁻3 मीटर, -10 + 9 -1, है ना? 10⁻³ मीटर से 10⁻⁻1। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर 3.3 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ये रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर मीजोस्फीयर में होता है। जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से हाइट पे जाते हैं
तो टेम्परेचर घटता जाता है, टेम्परेचर फॉल होने की जो रेट होती है 3.3, 3.5 कुछ भी बोल सकते हो। तो पर ये आइनोस्फीयर वगैरह अब ज्यादा हमारे उसमें है नहीं, है ना, तो इस पर ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट हटा सा है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा बचा रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स मैंने आपको पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, उसमें बताया था ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग इसे यूज करते हैं, यस और नो। और अब बात आती है अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट आपको याद है, हानिकारक कीड़ों को मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ जर्म किलर, क्लियर है ना, बताया था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे की कहानी आपसे कहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया चेंजेबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैंने बताया था आपको, चेंजेबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो करंट पैदा होता है उसे डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। लिखाया था मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो, है ना नोट्सों में, राइट। क्लियर। द करंट विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू द टाइम वेरिंग, समय के साथ चेंज होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो करंट पैदा होता है, ऐसे करंट को हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैज द लार्जेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। हाँ भैया, फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, गामा रेडिएशंस। याद है कैंसर के इलाज में इसका उपयोग किया जाता था, हाई पेनिट्रेटिंग पावर गामा रेडिएशंस के लिए। तो गामा रेज है द लार्जेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड फॉर टीवी। टीवी भैया कौन सा, टीवी के लिए रेडियो वेव्स। कौन सा, रेडियो वेव्स। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मुझसे कह रहा है विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड फॉर रेडार। भैया रेडार समझते हो ना, दुश्मन के हवाई जहाज का पता लगाने के लिए हम लोग रेडार का यूज करते हैं, बता चुका हूं, है ना। रेडार में हम लोग माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं, माइक्रोवेव्स के अंदर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, क्लियर। तो रेडार याद रखना, ओटी वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।